लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे सॉल्यूशंस के, है ना। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा ब्रीफ दूंगा मैं चैप्टर का कि क्या करना है अपन को चैप्टर में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1.21, पहले 1.21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.21 बन गया क्या? क्वेश्चन नंबर 1.21 आयुषी बना क्या? नहीं बना, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। एवरीवन, two elements A and B form compounds having molecular formula AB2 and AB4। दो एलिमेंट है, ऐसी हाइपोथेटिकल एलिमेंट है ये, ऐसे कोई नाम के एलिमेंट होते नहीं है, ठीक है। एक ए नाम का एलिमेंट है, दूसरा बी, ठीक है। तो इन दोनों ने एक एक कंपाउंड, दोनों ने मिलकर दो कंपाउंड बनाया, ठीक है। एक का फॉर्मूला है AB2 और दूसरे का फॉर्मूला है AB4। ऐसा हमने दो कंपाउंड बनाया। एक हो गया आपका AB2 नाम का एंड दूसरा हो गया AB4 नाम का कंपाउंड, दो कंपाउंड बन गए, ठीक है। Now, when dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kg per mole. Calculate atomic masses of A and B. क्या क्या डेटा गिवन है आपके पास? जब इसका 1 ग्राम, तो W2 हो गया आपका 1 ग्राम, राइट। इसका भी 1 ग्राम ही ऐड किया ना, W2 सेकंड केस के लिए भी 1 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट वाज एडेड इन कितना ग्राम ऑफ बेंजीन है? 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि W1 सॉल्वेंट 20 ग्राम, W1 20 ग्राम, ठीक है। तो इसमें कितना लोअर हुआ फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन और दूसरे में 1.3 केल्विन। मतलब ये हो जाएगा आपका, ये मैं AB2 के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज फॉर AB2 एंड दिस इज फॉर AB4। यहाँ पे डेल TF का वैल्यू कितना आया? 2.3 केल्विन, और यहाँ पे डेल TF का वैल्यू कितना होगा? 1.3 केल्विन, ठीक है। दोनों के लिए KF सेम है, बेंजीन है ना, दोनों में सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन, तो KF विल बी सेम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KF? 5.1 केल्विन kg पर मोल, 5.1 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। ओके, तो इतना डेटा से हम दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। M2 क्या फॉर्मूला होता है M2 का? W2 KF into 1000 divided by del TF into W1। यही सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा M2 निकालने के लिए। M2 is equals to W2 KF into 1000 upon del TF W1। तो ये सारी वैल्यूज पता है हमें। W2 पता है 1, KF पता है 5.1, del TF पता है 2.3 एंड W1 पता है 20। यहाँ भी हमें सब पता है, तो दोनों का पहले M2 निकालो फटाफट, कैलकुलेशन करो फटाफट, मास निकालो दोनों का, मोलर मास। ये क्वेश्चन नंबर 1.21 है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है? किसी भी सॉल्वेंट में, है ना, किसी भी सॉल्वेंट में अगर कोई सोल्यूट को ऐड किया जाता है तो इस सोल्यूट के कारण इस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री सेल्सियस है ना, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर उस पानी में आपने कुछ मिला दिया, कुछ ऐसा सॉल्यूट मिला दिया, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम होकर -3 -2 ऐसा चला जाएगा। इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हमारा सिचुएशन था कि 20 ग्राम बेंजीन में हमने 1 ग्राम AB2 कंपाउंड डाला और 20 ग्राम बेंजीन में हमने 1 ग्राम AB4 कंपाउंड डाला, जिससे कि बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन से कम हो गया। यहाँ पे कितने से कम हुआ है? 2.3 केल्विन से। और यहाँ पे कितने से कम हुआ है? 1.3 केल्विन से। समझ रहे हैं? तो आपसे बस पूछा है कि ए और बी का एटॉमिक मासेस क्या है। तो पहले आप इनके कंपाउंड का मोलर मास निकाल लो, फिर हम दो इक्वेशन बना के ए और बी के एटॉमिक मासेस निकाल लेंगे। AB2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ए का एटॉमिक मास प्लस 2 इंटू बी का एटॉमिक मास, आया ना। जैसे आप H2O का एटॉमिक मास, सॉरी
मॉलिक्यूलर मास निकालते तो कैसे करोगे? हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, और उसमें 16 यानी कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास ऐड कर दोगे। अगर मेरा कंपाउंड AB2 नाम का है तो उसमें ए एक है, ए का एटम कितना है? एक है, और बी के एटम कितने हैं? 2 है। तो मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकालोगे A+2B करके, और इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? A+4B करके, और इसकी वैल्यू तो आप पहले से निकाल लोगे। तो बस पुट करो, 2 लीनियर इक्वेशन बनेगा, ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, जल्दी पहले दोनों का वैल्यू बताओ मुझे, M2 का कितना कितना आ रहा है। बनाएंगे श्री? नहीं भैया, नेक्स्ट संडे इसका टेस्ट रहेगा, ठीक है? सॉल्यूशन चैप्टर नेक्स्ट संडे, मतलब 20-30 मार्क्स तक आप लोग एक वीक रहे हैं पूरा पढ़ने के लिए ना। नेक्स्ट संडे मतलब हो गया 30 अप्रैल, सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट यहीं से बोले हैं क्या सर? हाँ, तो एक आध दिन आगे पीछे ले लेंगे, बस पढ़ो तो इस वीक में पूरा, ठीक है? इसका M2 आ रहा है पहले वाले का 110.87 ग्राम पर मोल, ठीक है? और इसका आ रहा है AB4 वाले का 196.15 ग्राम पर मोल, ठीक है? तो मेरे इक्वेशन क्या बन गए? A+2B इज इक्वल टू 110.87, राइट? और दूसरा इक्वेशन क्या बना? A+4B इज इक्वल टू 196.15। इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, दोनों को माइनस कर देंगे, आया ना? आप माइनस करोगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ऐसा करते हो, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ या ना? ऐसा मैथ्स में सॉल्व करते हैं अपन 9th-10th में, ठीक है? साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है? तो इससे आपका ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये हो जाएगा आपका -2B, और ये हो जाएगा माइनस, करो तो सब्ट्रैक्ट करो, माइनस नहीं आएगा पर कितना आएगा? 80, ये इसका सब्ट्रैक्शन ही बता रहा है ना, 85.28, जिससे आपका माइनस माइनस प्लस, तो बी का आंसर क्या हुआ? व्हाट विल बी बी? 42.64 ANU, या सिंपली यू, ठीक है? अब बी की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करो, ए का आंसर आ जाएगा। व्हाट इज ए? ए का एटॉमिक मास कितना आएगा फाइनल? 25.59 ANU, ठीक है? 42.64 ANU एंड 25.59 ANU। क्लियर है सबको? यस, आ रहा समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 1.22, ये पिछली क्लास में दिया था मैंने क्वेश्चन 1.22, मतलब पिछली क्लास में। आगे बढ़ू? ये आया ना समझ में कैसे किए हैं? दो इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, आपको दो वेरिएबल निकालना, तो कम से कम आपको दो इक्वेशन चाहिए, तभी आप दो वेरिएबल निकाल पाओगे, अननोन वेरिएबल। एक निकल गया, आप इसकी वैल्यू कोई भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको ए मिल जाएगा, ठीक है? ओके, चलिए जिनका हो गया वो 1.22 क्वेश्चन रीड करो। ऑस्मोटिक प्रेशर पे है ना क्वेश्चन? हाँ रीड करिए 1.22। पढ़िए 1.22 क्या बोल रहा है, किसने बनाया 1.22? आर्यन, और कोई नहीं? 1.22 बन गया। अच्छा चलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एट 300 Kelvin 36 gram glucose present per liter in its solution has an osmotic pressure of 4.98, ठीक है? If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature,
व्हाट वुड बी इट कंसंट्रेशन? सिंपल तो है, दो केस बनेगा यहाँ पे। फर्स्ट केस में आपको ग्लूकोज का मास दे दिया, कितना है ग्लूकोज, ग्लूकोज ही है ना, हाँ 36 ग्राम ग्लूकोज को आपने जब पूरा 1 लीटर सोल्यूशन बनाया, मतलब इसकी मोलारिटी निकाल सकते हैं हम, है ना, 1 लीटर सोल्यूशन बना है ये, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं ग्लूकोज का, 36/180 हो जाएगा। तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फाइव इज इक्वल टू CRT, ये होता है फाइव इज इक्वल टू CRT, where phi is the osmotic pressure, T is the molarity of the solution, T is the molarity of solution, R is the gas constant and T is the temperature in Kelvin। फर्स्ट केस के लिए आपको पाई दिया है, कितना है 4.98, ये दिया हुआ है 4.98। कंसंट्रेशन दी भी नहीं है, बट बताया 36 ग्राम ग्लूकोज डाल रहे हो आप लोग 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो कंसंट्रेशन होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये होता है। तो N2 की जगह आपका क्या आ जाएगा 36/180। ये किसको समझ में नहीं आया, नंबर ऑफ मोल्स 36 ग्राम, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, तो 36/180 डिवाइड बाय 1 ही आएगा, 1 लीटर बोला है ना, पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, इनटू, अच्छा ऊपर भी आर की वैल्यू रहने दो, और टेम्परेचर क्या है आपका 300 केल्विन, टेम्परेचर अगला भी वही दिया है ना, ठीक है, ओके, तो ये आपका ऐसा कुछ आएगा 300 इंटू आर, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बना फर्स्ट केस से, जहां तक सबको क्लियर है। सेकेंड केस में आपको क्या बोला है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया है 1.52 बार, मैं सेकेंड केस देख रहा हूं, देखो अब ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो गया है 1.52 बार, नया पाई, ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही है CRT, राइट, तो 1.52 इज इक्वल टू, टी की वैल्यू मुझे नहीं पता है, राइट, आर एंड टेम्परेचर इज स्टिल सेम 300 केल्विन, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 को डिवाइड करो, 1 और 2 क्या करेंगे डिवाइड, तो उससे आर कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगी। आपसे कंसंट्रेशन में तो पूछा है ना कि सेकंड वाले का कंसंट्रेशन कितना आएगा, डिवाइड कर दे फर्स्ट सेकंड को, तो यहाँ पे क्या है 4.98 डिवाइडेड बाय 1.52, लेफ्ट साइड क्लियर है, आया ना, लेफ्ट साइड डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ना 4.98 डिवाइड बाय 1.52, उसके बाद 300 आर कैंसिल, क्या बचा 36/180 इंटू सी, राइट, अरे आप लोग एग्री कर रहे हो, सिर्फ नोट डाउन मत करो, समझो भी क्या कर रहे हैं, ठीक है, नाउ टी निकालना है तो टी को इधर रखो, बाकी सबको इधर भेज दो, 36 इंटू 1.52 अपॉन 180 इंटू 4.98, ठीक है, ये डेसिमल हटा सकते हो, दोनों में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, हट जाएगा डेसिमल, और कुछ कैंसल कुछ हो सकता है कि 36 के टेबल में 180 आना चाहिए शायद 5 टाइम्स में, है ना, 36 5 180, ओके, और कुछ ये भी कुछ कैंसल होगा, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं ना, 2 के टेबल से कितना आएगा, ये 76 होगा, और ये आता आपका हो जाएगा 249, और कुछ, ठीक है, इतना बाकी करना पड़ेगा, 76/5 इंटू 249 कितना होगा, 5 इंटू 249, 250 इंटू 5 कितना होता है 1250, 5 कम कर दो 1245, समझे क्या किए 1245, ठीक है, बस अब डिवाइड करना है, 76 को 1245 से कैसे डिवाइड करेंगे, हमारे 1245, पहले बार में तो जाना नहीं वाला ना, 76 एक डेसिमल के बाद 0 लगाऊंगा तब भी नहीं जाएगा, मतलब 0.0 अभी भी नहीं जाएगा ना 760, फिर एक और 0 ले लेते हैं, अब ये जाएगा 12 6 72 होता है, इसी के आसपास की वैल्यू है ये, तो 6 टाइम्स नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 6 5 30 का 0 मतलब 3, तो 6 4 24 प्लस 3 27 प्लस 7 बचा 2, 6 2 12 प्लस 2 इज 14 का 4 कैरी 1, 6 1 6 प्लस 1 इज 7, सही है, 130 आएगा बैलेंस, एक और ले लो बस, एक डेसिमल के एक पॉइंट और ले लेते 1300, ये 1 टाइम में जाएगा, है ना, इसका तो डिवीजन समझ में आ रहा होगा ना, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 1246, क्यों बताइए सॉरी को मैं ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.061 मोल पर लीटर, या सिंपली एम लिख सकते हो कैपिटल एम, ठीक है, यही आ रहा है जिससे सॉल्व किया है, ठीक है,
कुछ टफ थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं तो अच्छे से पढ़ते तो बन जाता फर्स्ट केस सेकंड केस। कोई भी ऐसी चीज थोड़ी ना जो हमने नहीं पढ़ी है इसमें। हमेशा क्वेश्चन डायरेक्ट थोड़ी ना आएगा कि ये कंसंट्रेशन दे दिया, ये टेम्परेचर है, ये बताओ पाई कितना होगा। सिंपल ऐसा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है, ठीक है। चलो, और कौन सा बोला था मैंने? चलो, उसमें आने से पहले एक बार 1.23 भी देख लो। चलो पहले 1.23 देख लेते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा थियरी क्वेश्चन है। 1.23 एवरीवन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1.23 suggest the most important type of intermolecular interaction in the following pairs। ये जो पेयर दिए है ना, इसमें एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। क्या है? एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट, दोनों को मिला के क्या बनाना चाह रहे हैं? सॉल्यूशन, राइट। तो वो बता रहा है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन किस टाइप का होगा। समझ रहे हो क्वेश्चन? किस टाइप का इंटरेक्शन होगा एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर हम पानी में, ध्यान देना, अगर हम पानी में, ये H2O है पानी, उसमें हम NaCl ऐड करते हैं, नमक। NaCl इज द आयनिक कंपाउंड। क्या होता है ये? समझते ना, आयनिक कंपाउंड जहां पे प्रॉपर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और दूसरे एटम ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। एक कैटायन बना, दूसरा एनायन बना, दोनों के बीच में इंटरेस्ट, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ और दोनों कंपाउंड मिल गए। दैट इज नोन एज आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। NaCl वैसे ही कुछ है, जैसे ही पानी में जाएगा अपने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगा, राइट। तभी तो NaCl पानी में डिसॉल्व हो जाता है ना। ये दोनों ब्रेक तो होते हैं, साथ में पानी क्या होता है? ये एक तरह का पोलार सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? पोलार सॉल्वेंट। क्योंकि है ये कोवेलेंट कंपाउंड, इट इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। हमने पढ़ा ना, लाइक डिसॉल्व लाइक। एक पोलार ही दूसरे पोलार को डिसॉल्व कर सकता है, यानी कि पोलार सॉल्यूट को अगर आपको डिसॉल्व करना है ना, तो यू हैव टू टेक अ पोलार सॉल्वेंट। अगर आपके हाथ में नॉन पोलार सॉल्यूट है तो आप एक पोलार सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं कर सकते, या अगर होगा भी तो बहुत स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा, मतलब बहुत लिटिल, ठीक है। तो यू नीड अ सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व अ सोल्यूट, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये कंसेप्ट होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलार वाला पोलार वाले में ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलार वाला नॉन पोलार वाले में ही डिसॉल्व होगा। तो अब ये तो ठहरा पोलार, है ना। अब ये है कोवेलेंट, बट कोवेलेंट के पास भी तो पोलार नेचर होता है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गेट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑक्सीजन गेट्स अ पार्शियल नेगेटिव, मतलब ये पोल जनरेट हो गए। और इसको हम क्या बोलते थे? डाइपोल। याद है 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ते थे, डाइपोल है ये। टू पोल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। डाई मतलब टू, टू पोल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, वो डिस्टेंस उनकी बॉन्ड लेंथ होती है। क्या होती है? बॉन्ड लेंथ। ओ और एच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वही उनके बीच का डिस्टेंस है, राइट। तो ये एक तरह का डाइपोल हो गया, ये एक तरह का आयन हो गया। तो इसको बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल इंटरैक्शन। मतलब आपको देखना है कि आपके पास जो गिवन कंपाउंड्स है, क्या वो पोलर है, क्या वो नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर होंगे ना, दोनों ही नॉन पोलर होंगे ना, तो उस केस में इनके बीच में ना लंडन फोर्सेस होते हैं। लंडन फोर्सेस को हम वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जहां पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, जैसे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करता है, भले वो अट्रैक्टिव फोर्स बहुत वीक नेचर का होता है, बट होता तो है ना। तो उसको हम बोलते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्सेस। ये इसके अलग अलग नाम होते हैं। एम आई क्लियर? इट इज जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एवरी टू बॉडी। जैसे इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इनसे ज्यादा बड़ा बॉडी इनको अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ। दैट इज वाई ये आपस में एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं, अर्थ से जुड़े हुए। समझ रहे हो ना? तो वैसे हम वो भी पढ़ते थे, ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। समझ रहे हैं ना? तो हर कोई दो बॉडी जिसका मास होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फिजिक्स में हम उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, केमिस्ट्री में आके उसको हम वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। दोनों ही वीकेस्ट नेचर के फोर्स होते हैं। एम आई क्लियर? तो हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि गिवन कंपाउंड में कोई पोलर है या नहीं। एम आई क्लियर? पोलर नॉन पोलर ऐसे पहचान सकते हैं कि अगर कोई कंपाउंड में एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो देयर एग्जिस्ट अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, जिससे एक
को पार्शियल नेगेटिव, दूसरे को पार्शियल पॉजिटिव मिलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? एनीवन कैन डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब O और H के बीच में ये शेयर्ड पेयर है ना, दोनों शेयरिंग कर रहे हैं ना, बट क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को वो अपनी तरफ ज्यादा रखेगा। इट हैज गॉट मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उतना उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा जितना कि ऑक्सीजन करेगा, बिकॉज ऑफ इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्या बोल रहा है आपको। फर्स्ट है एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन, सब पढ़ रहे हैं? फर्स्ट वाला पेयर एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन, मतलब एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, पर बोथ आर अ कार्बन चेन कंपाउंड। कार्बन वाले जो चेन के कंपाउंड होते हैं ना, ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं, तो इनमें क्या फोर्स होगा? लंडन फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर लिख लो, बोथ आर नॉन पोलर, बोथ आर नॉन पोलर, बोथ आर नॉन पोलर। ना ये खिड़की को खोल लेना, तो पूरा नहीं खोलना, थोड़ा सा खोलना और जाली वाली खिड़की को खींच लेना। हाँ बस। बोथ आर नॉन पोलर, both are non-polar, hence intermolecular interaction will in them will be, hence intermolecular interactions in them will be, hence intermolecular interactions between them will be London dispersion forces, will be London dispersion forces, London dispersion forces। ठीक है, चलो सेकंड देखो, सेकंड क्या लगता है, क्या है ये? डाइपोल कैसे होगा? I2 आपका नॉन पोलर कंपाउंड होता है, I और I के बीच में बॉन्ड बनी है, तो ये कैसे डाइपोल बन सकता है? हाँ, दोनों ही नॉन पोलर है। CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, चारों तो क्लोरीन ही है। सेम, हाँ सेम एज फर्स्ट। ठीक है, लिख लो अगेन सेम, बोथ आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, बोथ आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स मत लिखना, बस नॉन पोलर लिख लेना। मॉलिक्यूल चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि I2 कंपाउंड नहीं है ना। मॉलिक्यूल लिख सकते हो कि बोथ आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या सिंपली बोथ आर नॉन पोलर भी लिख दोगे तो भी चलेगा। हेंस हेंस सेम पूरा, हेंस फोर्स विल बी लंडन डिस्पर्जन फोर्स, हेंस फोर्स विल बी लंडन डिस्पर्जन फोर्स, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। चलो अगला पढ़ो, NaClO4 एंड वाटर, इसमें क्या होगा? हाँ, वाटर तो पोलर है, अभी अपन डिस्कस किए थे ना, और NaClO4 भी NaCl के जैसे आयनिक होता है, Na पॉजिटिव एंड ClO4 1 नेगेटिव। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड है, तो नीचे लिखना इसका आंसर NaClO4 gives, NaClO4 gives Na positive and ClO4 1 negative ions, Na positive and ClO4 1 negative ions in the solution, in the solution, in the solution, while water is a polar molecule, while water is a polar molecule, while water is a polar molecule, hence interaction will be, hence interaction will be, hence interaction will be ion dipole interaction, ion dipole interactions, ion dipole interactions। क्लियर है? चलो अगला वाला पढ़ो, ट्राई करो अगला वाला क्या होगा। मीथेनॉल एंड एसीटोन। हाँ, मीथेनॉल क्या होता है? CH3OH, अल्कोहल का पहला मेंबर है ये मीथेनॉल। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है? एसीटोन क्या होता है? ये कीटोन का पहला मेंबर। क्या होता है ये? कीटोन का पहला मेंबर। CH3 डबल बॉन्ड O
CO सॉरी CO ऐसा कुछ होता है, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी सॉरी एसीटोन, ठीक है ओके। क्या लग रहा है क्या है दोनों मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्या, ये मॉलिक्यूल किस टाइप के हैं, पोलर है कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर, कैसे, अभी आप नॉन पोलर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बना दोगे, इसमें पोल्स होंगे ना, तभी तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव और ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे, ऐसा होगा ना, देखो ऐसा कुछ ओ एच है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको पार्शियल नेगेटिव इसको पार्शियल पॉजिटिव मिलेगा। आप बिना चार्जेस के हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना दोगे, समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो दोनों ही पोल्स हैं, यानी दोनों डाइपोल हैं, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लिख लो ऐसा लिखना, बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल, आप लोग चाहो तो ये दोनों फिगर बना लो, याद रहेगा कि हमने कैसे इसको पोलर बोला है, ठीक है, बना लो, ये एक पोल हुआ, वैसे इसके पास भी पोल है, तो इसका डाइपोल और इसका डाइपोल आपस में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि वो भी पोल पोल के बीच में ही होती है, ठीक है, both are polar molecules, both are polar molecules, therefore interaction will be dipole dipole interaction, therefore interaction will be dipole dipole interaction, dipole dipole interaction, ठीक है, चलो लास्ट देखो क्या क्या बोले, लास्ट कंपाउंड फिफ्थ वाला एसिटोनाइट्राइल, फॉर्मूला दिया उसका, क्या बोला है, CH3CN, ये ऐसा होता है, CN साइनाइड जुड़ता है, तो उसका नाम नाइट्राइल लगता है ना अपन, IUPAC नेम नाइट्राइल, ठीक है ओके, और दूसरा क्या बोला है, एसीटोन ही बोला है ना, मतलब ये तो डाइपोल है ना, ये तो पोलर है, मतलब CH3COCH, अगेन ये आपका डाइपोल हो गया, व्हाट अबाउट दिस, इसमें क्या होगा, हाँ हाँ ये भी डाइपोल है, N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, हम पढ़ते हैं ना कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में पहले आता है 6, 7 बाद में, फिर 8 और फिर 9, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास पार्शियल नेगेटिव होगा एंड कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव, अगेन एक डाइपोल बन गया, तो यहाँ भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही होगा, इसके ऊपर जैसा लिख लो बस, डायग्राम बना लेना दोनों का, बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल्स हेंस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्लियर है, समझ में आ रहा है, हो गया, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला था मैंने, नेक्स्ट 1.33, देखो 1.33 आप लोग बनाओगे, ये ना एग्जैक्टली जो हमने लास्ट क्लास में डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन देखा था ना, जिसमें अपन के भी निकाले थे, पहले आई निकाले थे, अल्फा निकाले थे, देन डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए निकाले थे,
एग्जैक्टली पूरा क्वेश्चन वैसा ही है कि आप लोग ट्राई करोगे, एग्जैक्टली वैसे ही, बस कंपाउंड अलग अलग है। वहां पे हमने शायद एसिडिक एसिड दिया था कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड आपका दिया हुआ है CF2, सॉरी CH2FCOOH, यही दिया ना कंपाउंड, CF2, सॉरी CH2 फिर FCOOH, तो इसका भी डिसोसिएशन होगा, CH2FCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ऐसा ही जैसे इसमें था, बस एक H की जगह F आ गया और कुछ नहीं। वहां एसिडिक एसिड था ना, तो अपन ने उसका कैसे डिसोसिएशन कराया था, तो यहाँ जब इसका डिसोसिएशन होगा तो कैसा होगा, CH2FCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। वही इसको पहले आप C ले लोगे, इसको 0 0 लोगे, फिर C माइनस C अल्फा बचेगा, यहाँ C अल्फा बनेगा, तो इससे आपका Ka आ जाएगा, Ka इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। अल्फा निकाल लोगे इसके पहले, पूरा क्वेश्चन वैसे ही है, कुछ बोल रहा है क्या, ठीक है ना, तो ये बनाना, ये ट्राई करना, बनेगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ओके 34 देखो जल्दी से, 34, ये 1.33 का मैंने बस हिंट दिया है, 1.34 देखो जल्दी से, बन गया, क्या है 1.34, देखो एक बार जल्दी पढ़ो सब क्वेश्चन, ये वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.53 mmHg, वाटर बोला है, वाटर मतलब किसका है ये प्रेशर, सॉल्वेंट का, पी नॉट, क्या है ये, पी नॉट कितना है, 17.535 mmHg, राइट। ओके आगे क्या बढ़ा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, उतने ही टेम्परेचर पे, पर अब इसमें कुछ ऐड होने वाला है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है, कितना 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब पानी कितना ले रहे हैं अपन, 450 ग्राम, सॉल्यूट कितना ले रहे हैं, 25 ग्राम, समझ में आ रहा है, ठीक है। M1 क्या होगा, M1 18, M2 180, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना, पक्का, कहां से आया अभिनंदन, 180, वेरी गुड, और 18 है मतलब क्लास, ठीक, आगे निकालना क्या है हमको, पीएफ, क्या निकालना है, पीएफ, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वेपर प्रेशर का, रिलेटिव लोवरिंग, पी नॉट माइनस पी एच अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, N2 अपॉन N1 प्लस N2, यहां भी इग्नोर मत करना, समझो किसको इग्नोर नहीं करना, N1 को कि N2 को, N2 को ना, नीचे वाले में अपन N2 को इग्नोर किए थे ना फॉर्मूला निकालते वक्त, पर वो तब होगा जब सॉल्यूशन डाइल्यूट है, यानी कि सॉल्यूट बहुत ही कम डाला है, पर 25 और 450 में ऐसा कोई ज्यादा नेग्लिजेंस टाइप का थोड़ा डिफरेंस है कि 450 में आप 25 नेग्लेक्ट ही कर दो, ऐसा तो नहीं करेंगे हम, राइट, तो ये पूरा लेंगे। N2 क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं, बस यहां तक बोलूंगा, N2 क्या होगा जल्दी, 25 अपॉन 180, किसको समझ में नहीं आया, यस, N2, तो N1 बताओ, क्या 18, N2 ये कैसे आया मुझे पहले ये बताओ, व्हाई वी हैव रिटन 25 अपॉन 180 N2 में, व्हाट इज N2, ऐसे नहीं चलेगा, व्हाट इज N2, ये क्या नाम है, N2 क्या है, N2 क्या है, N2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, और उसका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, आयुषी, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, आर्यन, अरे हाँ, मास अपॉन मोलर मास, आयुषी नहीं पता है क्या, 25 अपॉन 180 क्यों लिखे, समझ में आ रहा है अक्षर, N1 क्या होगा, वैल्यू वैल्यू 450 बाय
ऐसा तो नहीं सोच रहा ना यहाँ छोटा भाई बड़ा किया तो यहाँ भी छोटा भाई बड़ा करेंगे, ऐसा नहीं है ना। आपको जो भी मास दिया हुआ है अपॉन मोलर मास करना है। ये मोलर मास पानी का है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी निकलेगा, और ये मोलर मास ग्लूकोज का है तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकलेगा। अरे हाँ या ना, ठीक, मतलब पुट करना है वैल्यू, पी नॉट पता है, ये सारी वैल्यू हमको पता है, तो पीएस निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे आगे जाके, पीएस का आंसर आएगा कितना आ रहा है, 17.43। क्या है, सब बोल रहे एटीएम बार पास्कल रास्कल सब। हाँ, एमएम, ठीक है, एमएम है। ठीक, चलो नेक्स्ट, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 35-36 ना वो हेनरी लॉगर क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन नंबर 40 में आओ। क्वेश्चन नंबर 40 ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ो जल्दी। 1.40 1.40 1.41 करेंगे अभी, फिर एंड करेंगे चैप्टर को। पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, ब्रैकेट में आई की वैल्यू, वांट ऑफ फैक्टर है ना, आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, इसकी क्या वैल्यू दी हुई आपको 2.47, dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। आपको कैल्शियम क्लोराइड का मास निकालना है कि आप कितना मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड घोलोगे, ठीक है, ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 atm रहे। आई का वैल्यू दिया है तो हमारा मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या था पाई का, फॉर्मूला ऐसे है पाई इज इक्वल टू CRT, और मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या है, मॉडिफाइड फॉर्मूला इज ICRT। हम आई को मल्टीप्लाई करते हैं ना, ICRT। आई मुझे नोन है, आई नोन है ना, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर 27 है, टी निकालना है कंसंट्रेशन, आपको मास निकालना है, अमाउंट बोला है ना तो हमेशा मास निकालना। हमें क्लियर, अगर कंसंट्रेशन बोला होता तो सी निकालते, पर पहले सी निकालो और फिर सी से अपन मोल निकाल लेंगे, क्योंकि अपन सी निकालते ही मोल से है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप सी निकाल लो या फिर डायरेक्टली फॉर्म में पुट कर दो। क्या है पाई कितना दिया हुआ है 0.75, व्हाट इज आई 2.47, व्हाट इज सी, सी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट, इनटू आर की वैल्यू 0. क्या आपका प्रेशर अगर कितने दिया हुआ है एटीएम में ना, तो 0.0821, ये एटीएम वाला है, बार वाला हम कल किए थे, किलो बार था ना उसमें, ठीक है, सॉरी किलो पास्कल था वो, और 8.314 वाला, ठीक है, ये ठीक है, एटीएम में हम ये वाला यूज करेंगे। आगे टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन, 27 प्लस 272, ठीक। तो N2 मुझे नहीं पता है, बट N2 होता क्या है, मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, यानी कि W2 अपॉन व्हाट इज M2, क्या है वो, तो क्या है वैल्यू बताओ ना, कैल्शियम क्लोराइड का कैसे निकालोगे, कैल्शियम क्लोराइड है ना मेरे पास, 40 कैल्शियम का होता है एंड 35.5, तो 76 का तो 71 होगा ना भाई, वही क्या होता है 76 और 71 में अंतर नहीं है क्या, कितना होगा 71, 71 प्लस 40 इज 111, ठीक है, समझ गए क्या कर रहे हैं अपन, N2 की जगह W2 बाय M2 रखूंगा, M2 इज 111 इंटू V कितना आपका 2.5, 2.5 लीटर बोला है, इंटू 0.0821 इंटू 300, बस। अब W2 तो निकालना है, बाकी सारी चीज तो नोन है, आया ना, निकाले, W2 विल बी इक्वल टू क्या क्या चीज रहेगा जमा जाके 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5, इतना ही आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या क्या चला जाएगा 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300, ठीक है, क्या क्या कैंसिल कर सकते हो देखो एक बार, ये तो पॉइंट्स कैंसिल कर देना,
इसको भी 25/10 करके अपन कुछ कर सकते हैं। देखो ये बचेगा ऊपर से पर 111, नीचे मैंने 25 कर दिया ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये बचा 247, 10 से मान लो मैंने इसी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 0.821, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया समझ लो उसको, है ना, इंटू 300। ये दोनों कैंसिल होगा कितने टाइम्स में, 12 टाइम्स। 25 10 तक 250 होता है ना, 300 है ना, 12 टाइम्स हो जाएगा। ओके, और कुछ कट सकता है क्या? नहीं, बाकी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ऊपर के दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन डिवाइड करेंगे, देखो तो आएगा। एग्जैक्ट नहीं कटेगा ना, पर 12 6 72 होता है। क्या बोले? एट थ्री टू फाइव, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ओके, ठीक है। इसका 3 जीरो ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, डिवाइडेड बाय 247 इंटू 821 इंटू 12। में बस 2025 बड़ा नंबर आएगा, वो भी बहुत। ऐसे वो ये बच्चे लोग करते रहते हैं ऐसे। एग्जैक्ट वैल्यू बताओ ना। 2 लाख की 24 लाख की था ना, तो ये पॉइंट हटा दिया ना। 24 30, ये 12 भी मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है अभी भी। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, क्या बोला? 24 30 34। गलत है। ये बता पहले मुझे। बोलो ना, आ गया है तो आयुषी। 2433 होगा। आपको इतना क्यों शर्म आ रहा है? आपकी बोलते क्यों नहीं हो आयुषी? कितना आएगा? 2433 ठीक है। अब बताओ तो ये इससे कितने बार में जाना चाहिए? 4 बार में तो पार हो जाएगा। 24 सर 80 होता है ना, 3 बार में ना 3 पॉइंट समथिंग होगा इसका आंसर, ठीक है। हाँ हाँ, वो यहाँ मैं 10 मल्टीप्लाई कर दिया ना। मैं उस समय तो इससे तो बोला था यहाँ पे 2.5 है ना, इसको 25 करके 10 नीचे ले आया था, और उस 10 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वो 0.821 हो गया था, ठीक है।
अरे आप लोग अपने तरफ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसा आपको सिंप्लीफाई लगे वैसा करो। पर ये अब जब डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। आएगा, अंदाजा से पूछ रहा हूँ मैं। 24 है ना यहाँ पे, तो मान लो ये 20 है, तो ये 20 होता तो 80 कुछ आता, 24 80। बट क्योंकि ये वैल्यू आपकी 83 कुछ है, मतलब ये पारी करेगा ना 24 टाइम्स करूंगा तो अगर मैं इसको, तो 3 टाइम्स ही कुछ होगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर इसका है 3.42 ग्राम, 0.42 ग्राम। ठीक है, तो ये ऐसा कैलकुलेशन बड़ा, ऐसा नहीं कि अपन छोड़ देंगे ना, कर सकते हैं। ऐसा कितना टाइम लगा, हार्डली 2 to 3 मिनट्स, 5 मिनट्स से ज्यादा नहीं लगा आपको ये दोनों लाने में। एक बार अगर इतना भी आ गया तो अपन 3 पॉइंट समथिंग कुछ तो लिख सकते हैं। एक बार डिवाइड कर लो उसको तो भी आ जाएगा आंसर। 2 तक नहीं भी रहा तभी 3.4 भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 1.41। चलो लास्ट, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated. इसका क्या मतलब हुआ? What does this mean? लास्ट का लाइन का क्या मतलब है? जितना भी K2SO4 आपने डाला वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए होंगे ना K2SO4 के, वो 10 के 10 डिसोसिएट हो गए मॉलिक्यूल। K2SO4 का डिसोसिएशन हुआ तो कैसा होगा? K2SO4 क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट, है ना। आप जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? K पॉजिटिव एंड SO4 का 2 नेगेटिव, राइट। सही है, और कुछ? हाँ, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, आई की वैल्यू 3 होगी। कैसे होगी आई की वैल्यू 3? ध्यान देना, पहले इनिशियली मान लो कि ये 1 मोल है, ठीक है, ये दोनों अभी तक ब्रेक नहीं हुए, आपने डाला ही नहीं है अभी तक, तो पहले 1 मोल लिया मैंने, आई हैव 1 मोल ऑफ K2SO4 विथ मी, और अभी तक डाला नहीं है मैंने इसको पानी में, तो टूटा नहीं है। जैसे मैंने पानी में डाला, वो लिखा ना कि एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तो पूरा का पूरा 1 मोल जो है वो डिसोसिएट होकर कितना बन जाएगा? ये 2 आयन बनेगा और ये 1 बनेगा, और ये पूरा खत्म ही हो जाएगा। हाँ या ना? नहीं, देखो ये अगर ये 1 मोल टूटता है ना तो ये 2 मोल बनता है और ये 1 मोल बनता है। तो 1 मोल टूटा तो ये 2 मोल बना और ये 1 मोल बना, और ये बचा कुछ नहीं, मॉलिक्यूल नहीं बचा एक भी, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए हैं? डिसोसिएट हो गए हैं अपने आयन से, जो हम कंसिडर नहीं कर रहे थे पहले। तभी हमारे सारे फॉर्मूले गलत आए थे ना, फिर हमने आई निकाला था। आई निकले ना यहाँ से, क्या था फॉर्मूला आई का? आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन मैंने 1 माना था, तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? आप तो देखो, जरूरी नहीं कि आप 1 ही मानो हर बार, आप 5 मान लो, हर बार आंसर 3 ही आएगा। क्यों? मैं बता रहा हूं, अगर आप 5 माने तो ये 10 बनेगा और ये 5 बनेगा, 15/5 3 ही आएगा। आप तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसलिए 1 ले लेते हैं अपन। आप उसको मल्टीप्लाई करो तो ये भी तो बढ़ेगा ना, फिर यही थोड़ा बढ़ेगा फिर, इस तरह आप हर बार 1 लेते हो, तो नहीं पसंद आ रहा है 1 तो 5 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी लो, और उसके उसके हिसाब से ये भी तो बढ़ेंगे। अगर आप इसको 2 लिए तो ये 4 बनेगा और ये 2 बनेगा, 4 + 2 is 6, 6 डिवाइड बाय 2 विल बी अगेन 3। समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके। तो आई का वैल्यू कितना आ गया? अब जब मैं पाई का फॉर्मूला लगाऊंगा तो आई विल कंसिडर द वैल्यू ऑफ आई ऑल्सो। एम आई क्लियर? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ICRT। आई हमने निकाल लिया, राइट। टी के लिए डेटा आपके पास गिवन है, क्या क्या डेटा गिवन है? 25 मिलीग्राम K2SO4 डाला है आपने 2 लीटर पानी में, इतना डेटा काफी है ना टी निकालने के लिए? कि हाँ या ना? है ना, काफी है इतना। कैसे निकालोगे? सी N2/V, हाँ या ना? व्हाट इज N2? W2/M2 इंटू V, राइट। W2 कितना है? 25 मिलीग्राम, राइट, ग्राम में, अपॉन व्हाट इज M2 फॉर K2SO4? निकाल सकते हैं? जल्दी बताओ एवरीवन, जल्दी, कौन पहले बताएगा? K2SO4 का मोलर मास। क्या मतलब? क्या यही तो आके रुका हुआ है? किसी का नहीं आया?
दैट्स अ लॉन्ग टाइम, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। K2SO4 का मोलर मास 134। जी निकाले क्या? क्या क्या ऐड करो बताओ मुझे। बस वहीं हार गए आप। 38, 39। पोटेशियम का कितना होता है? 39 × 2 इज 78। K2 हो गया। सल्फर का? ओ दादा, 32। ऑक्सीजन का 4 है ना? ठीक है। पानी कितना है? वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। ठीक है। इतना टी निकलेगा, जो निकलेगा यहाँ पुट कर देना, R × T पाई आ जाएगा। ठीक है। कुछ दिया नहीं है ना, तो आप वही 0.0821 ले लो, तो आंसर एटीएम में आएगा। नहीं, एटीएम में 0.0821 ले रहे थे ना, तो अब यहाँ पे कुछ आपको पहले से दिया नहीं है, तो आर की वैल्यू आप ले लो 0.0821, तो फाइनल आंसर एटीएम में आएगा प्रेशर। ठीक है। तो क्या कर दे, पाई इज इक्वल टू 3 × 25 × 10⁻³ अपॉन 174 × 2, और क्या बचा, इंटू 0.0821 इंटू व्हाट इज टेम्परेचर 25, 25 प्लस 273 इज 290। ठीक है। अब तो बस सॉल्व करना है, कैंसिल हो जाएगा ना। देखो ये 3 से भी जाएगा 174 है ना, नहीं जाएगा? जाएगा। वन टाइम में ये हो जाएगा आपका 58 टाइम्स में। फिर ये 2 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपका 149 टाइम्स में। एनीथिंग एल्स? फाइनल आंसर ऊपर 25 है, और इसको 821 ले लेता हूँ और 149 ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा 58 और 40, और 10⁻³ भी है। ठीक है, करो तो कैलकुलेशन जल्दी से। आया ऊपर का न्यूमरेटर? ट्वेंटी फाइव से भी कैंसिल कर सकते थे अपन कुछ, ये नंबर। ठीक है, पर कोई बात नहीं। क्या? 30,225 यार ऊपर। हाँ हाँ, वो ठीक है, जो -3 है, 3 ही है ना, और नीचे 5,80,000। यार है। ठीक है, तो ये इससे कितने बार में जा सकता है अप्रॉक्स? 5 का टेबल सोचो ना, 5 6 जा 30, 6 से तो पार हो जाएगा ये।
है ना, क्योंकि 5 थोड़ी ना 50 है, 58 है, राइट। तो 5 टाइम्स जाना चाहिए, 4 क्यों, 5 भी तो हो सकता है, 5 टाइम्स जाना चाहिए, ठीक है। चलो तो करते हैं क्या, 58 4 जीरोस को डिवाइड करना है 3058 डबल 25, तो 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा ये, 0 0 0 0, मैं एक जीरो ज्यादा ले लेंगे ना, ठीक है, 4 जीरो हो गया, 5 8 40 का 0 बचा 4, 5 5 25 प्लस 4 इज 29, राइट। 5 2 2 8 5 एंड 1, पॉइंट के बाद एक जीरो लेना पड़ेगा कि नहीं, हाँ, ये नहीं जाएगा ना इस पे, ये 1,58,000 है, ये 5,80,000 है ना, तो नहीं जाएगा, क्लियर है। अब क्या बोलते हो, क्या क्या लेना चाहिए, 2, 3 में पार हो जाएगा ना, 5 का 15 होता है, तो ठीक है 2 टाइम्स, ठीक है, ओके। एक और डेसिमल अगर लेता हूँ तो 5.27 आंसर है, 5.2 में भी रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो गया 5.27 इंटू 10⁻³ वॉट, ठीक है, ये आंसर, ठीक। चलो दैट्स इट, ये चैप्टर सॉल्यूशन यही खत्म होता है। थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ आज, फिर नेक्स्ट मंडे से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। सर ध्यान देना, चैप्टर है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with interaction of electrical and chemical energy। जो की एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, तो हम इन दोनों के बारे में इंटरेक्शन पढ़ते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, या कैसे केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल का कोई एग्जांपल डे टू डे लाइफ में जहां हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हाँ, पेट्रोल, ठीक है, और कुछ, सेल, सेल के अंदर केमिकल्स है ना, और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो बेसिकली केमिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाई जाती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी कैसे बनाई जाती है, हम यहाँ पे वो दो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक इलेक्ट्रिकल टू केमिकल है और एक केमिकल टू इलेक्ट्रिकल है। हमने 10th 11th में पढ़ा है कि ऑल रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, हम जितने भी रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो सारे के सारे किस टाइप के रिएक्शन है, रेडॉक्स। हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हो ही रहा है, अदरवाइज हमने 2-3 डेफिनेशन पढ़ी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, कि ऑक्सीजन का लॉस, ऑक्सीजन का गेन, हाइड्रोजन का लॉस, हाइड्रोजन का गेन, या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन, तो ये सब ये चीजें तो हर में होती है। दैट इज द रीजन वाई कि हम बोल रहे हैं कि इन केमिस्ट्री ऑल रिएक्शंस आर रिडॉक्स, ठीक है। बट रिडॉक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, मतलब अपने आप हो जाते हैं, और कुछ को करवाने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। अपन पढ़ते थे ना स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी थर्मोडायनेमिक्स में, कि जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है वो तो अपने आप हो जाएंगे, बट नॉन स्पॉन्टेनियस वाले को कराने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे पानी ऊपर से नीचे अपने आप गिर जाएगा, बट नीचे से ऊपर भेजने के लिए आपको मोटर लगानी पड़ेगी, सही, पानी नीचे से ऊपर जाएगा मतलब यू आर सप्लाइंग सम एक्सटर्नल एनर्जी ना, तभी पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। जैसे अगर मुझे पानी को ब्रेक करना है, आपने 10th में पढ़ा ना इलेक्ट्रोलिसिस, पढ़े, एक बीकर में वाटर ले लेते थे, उसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में कन्वर्ट होके एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगी और दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन। आप ऐसे और किसी तरीके से कंपाउंड को अपने एलिमेंट में ब्रेक नहीं कर सकते। अब मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स एलिमेंट्स बाय फिजिकल मीन्स, आप छान करके चाय पत्ती में से चाय पत्ती अलग कर सकते हो, चाय अलग कर सकते हो, बट पानी को बोलोगे इसे छान के हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाए तो वो नहीं हो पाएगा। मतलब फॉर ब्रेकिंग अ कंपाउंड वी हैव टू डू सम केमिकल रिएक्शंस, समझ रहे हैं, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, पानी में इलेक्ट्रिसिटी दिए तब ये रिएक्शन हुआ, वरना अपने आप तो H2O और O2 में ब्रेक नहीं होगा, मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट यू हैव सप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिससे ये हो गया।
तो इसको बोल रहे हैं अपन इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। क्या बोले हैं? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या पढ़ेंगे? जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत पढ़ते थे, देन थोड़ा बहुत 10th में भी हमने उस रिएक्शन में पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब यहाँ पे हम वापस से डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिर से इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं प्रॉपर। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस रॉड से कनेक्टेड होगा उसको हम एनोड बोलते हैं, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जो रॉड कनेक्टेड होती है उसको हम कैथोड बोलते हैं। वहां पे कैथोड में एनोड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है और आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है, राइट। बट ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बैटरी कनेक्ट की है। अगर आप नहीं बैटरी कनेक्ट करोगे, सिंपली 2 रॉड घुसा दो पानी के अंदर, तो वो H2O2 नहीं प्रोड्यूस करेगा। Am I clear? Electrical energy has helped hydrogen and oxygen to produce, या वाटर को हेल्प किया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने के लिए। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन क्या बोलते हैं इसको हम? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन इन शॉर्ट इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक होना। लिसिस मतलब ब्रेकिंग। इलेक्ट्रो कम फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ हम ये करेंगे। और यहाँ क्या करेंगे? ये जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, यहाँ यही तो हो रहा है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जितनी भी हमारी गाड़ी में बैटरीज लगी हुई हैं, लेड एसिड बैटरीज होती है ना, कार में होती है, हमारे एक्टिवास में होती है, उसी से आप सेल्फ स्टार्ट कर पा रहे हो, उसी से आपका हॉर्न बज रहा है, उसी से आपका हेडलाइट जल रहा है। आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी तो हेडलाइट बंद हो जाएगी, हॉर्न बंद हो जाएगा, सेल्फ स्टार्ट बंद हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? किक मारना पड़ेगा, राइट। बोलते हैं ना कि हर दिन गाड़ी चालू करना चाहिए, वरना बैटरी बैठ जाती है, डाउन हो जाती है, फिर आप किक से चालू करते हो उसको वापस से इनिशिएट करने के लिए। तो वहां हम क्या कर रहे हैं? इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वहां हमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी देनी नहीं पड़ रही है, वहां हम केमिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेल में, सेल के अंदर केमिकल्स हैं, वो अपने आप रिएक्ट करें क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कहते हैं ये नॉन स्पॉन्टेनियस था, इसलिए इसको करवाने के लिए क्या देना पड़ा? इलेक्ट्रिसिटी। बट वो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होंगे, इसलिए वो होके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर इसका एक और नाम होता है गैल्वेनिक सेल। ये थोड़ा बहुत पिछले क्लास में था, बट वो पार्ट आपका रिमूव हो गया था। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे ना अपन 9th क्लास में, उसमें हम सिर्फ बैलेंसिंग तक पढ़ते थे, बट उसके बाद चैप्टर में यही था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो हमने स्किप किया था। वो क्योंकि हटा इसलिए था क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो फिर से रिपीट हो रहा था, इसलिए वहां से हटा दिए, 12th में पढ़ो डायरेक्टली। समझ में आ रही बात मेरी? वहां इसलिए रख दिए थे क्योंकि रिडॉक्स आप वहीं पढ़ रहे थे, ताजा ताजा रिडॉक्स रिएक्शन, और वही रिडॉक्स रिएक्शन को आपको इनमें यूज करना होता है, इसलिए वो वहां पे इंट्रोड्यूस किया था पहले, बट अब हटा के उसको सिर्फ 12th में रखा गया है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसके बारे इन दोनों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट आपका चैप्टर का ये है, सेकंड पार्ट ये। ठीक है, तो मंडे से अपन फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक, थैंक यू। बाकी सॉल्यूशंस पढ़ते रहो, ये पूरा वीक आप लोग के पास है, मेरे से सॉल्यूशंस का कोई भी डाउट